वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बहुत लेट वीडियो आ रही है, इसके लिए सॉरी। एंड आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रूसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का सेकंड वीडियो। इससे पहले सामाजिक परिवर्तन का युग था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन तरह के लोग थे, ठीक है, यूरोप में, जो अलग अलग विचारधारा के थे। कुछ उदारवादी, उनका अलग मानना था। कुछ रूढ़िवादी थे, उनका अलग मानना था। कुछ रेडिकल थे, उनका अलग मानना था। इसी दरमियान हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुछ लोग, कुछ ग्रुप, कुछ श्रमिक संगठन बन रहे हैं। कहीं पे कोई पार्टी बन रहा है, कहीं पे कोई पार्टी बन रहा है। तो ये सब वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। जैसे कि पार्टी की बात करें तो जर्मन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बना था, ये बताया था मैंने। 1905 ईस्वी में ब्रिटेन के समाजवादी जो भी थे, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जो भी थे, वो उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना किया। तो ये सब हमने लगभग में पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और रूसी क्रांति पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो रूसी क्रांति था, आप लोग लिखेंगे नहीं, पहले आराम से समझेंगे, ठीक है। आप लोग लिखेंगे डायरेक्ट, आप पोज करके लिख लोगे, वो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आराम से पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट बात करें रूसी क्रांति। तो इस वीडियो में भी हमारा फाइनली रूसी क्रांति नहीं होगा, ठीक है। रूसी क्रांति के कुछ धीरे धीरे कदम होंगे, 1916 तक हम लोग पहुंचेंगे। फाइनली 1917 में क्रांति होती है। ये छोटा मोटा क्रांति विरोध चलते रहता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, आते हैं टॉपिक पे सीधा। और हम लोग ने लास्ट में देख लिया था कि पिछले वीडियो में कि देखा था हमने कि कुछ समाजवादी थे जो कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार को उसमें दिलचस्पी रखते थे। कोऑपरेटिव का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा लोगों का समूह जिसमें आपस में मिलकर कोई चीज बनाते हो और वो जो बिकने का मुनाफा आपस में प्रत्येक सदस्य बांट लेती हो। इसमें आते हैं कुछ कार्ल मार्क्स भी आते हैं। उनका विचारधारा था कि औद्योगिक समाज जो भी है वो पूंजीपति समाज को हटाने के लिए, जो कि मजदूर का शोषण करता है, पूंजीपति समाज का उनके लिए मुनाफा पैदा करता है। किसके लिए? पूंजीपति के लिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब था कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज यानी जो पूंजीवादी समाज है, जो कि मजदूर का शोषण करता है और यही मजदूर जो है उनका मुनाफा देती है, मजदूर के मेहनत से इनका मुनाफा होता है। तो इनका विश्वास था कि मजदूर को खुद की अपनी एक यूनिटी बनानी चाहिए, पूंजीवादी समाज से मुक्त होकर एक अलग समूह बनाए, एक समाज बनाए जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज की हो, पूरे समाज की उसमें स्वामित्व हो, ठीक है। तो आते हैं, मैंने कार्ल मार्क्स का कुछ विचारधारा बता दिया, तो इसमें हम कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो 1914 में और उससे पहले जो भी राजनीतिक पार्टियां थी कहाँ, रूस में, सभी क्या थी? गैर कानूनी थी। कोई एक रूल रेगुलेशन, किसी भी रूल रेगुलेशन या संवैधानिक तरीके से वह पार्टी नहीं बनती। जिसको जो मन था वो अपना पार्टी बनाते चला। जो रूस की जनता थी इसके कारण असंतुष्ट थी और जनता वहां से राजतंत्र खत्म करने को चाहता था, ठीक है। और जो समाजवादी क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि यहाँ की राजतंत्र खत्म हो और यहाँ पे किसी सत्ता हो, समाजवादियों का सत्ता है। शासन दल में कौन है? समाजवादी लोग आए, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क्स के विचारधारा को मानने वाले। आपको मैंने बताया था कि जो मार्क्स का विचारधारा था, उनका मानना था कि जो उद्योगपति समाज है, जो औद्योगिक समाज हैं, यानी कि पूंजीवादी समाज, इनको कौन मुनाफा देते हैं? मजदूर। और यही मजदूर का ये शोषण करते हैं। इससे अच्छा है कि ये मजदूर वर्ग जो है एक अपना पूंजीवादी समाज से अलग एक अपना सोसाइटी बनाए, अपना एक संगठन बनाए, एक समाज बनाए, जिसमें जितने भी सारी शक्तियां होगी, सारी वस्तुओं पर, ज़्यादा संपत्ति पे पूरे समाज की हो, ना कि किसी व्यक्ति का, किसी भी पूंजीपति समाज का। सबका हिस्सेदारी समान होना चाहिए किस पे? संपत्ति पे। तो ये मार्क्स का मानता। उन विचारधाराओं को माने जो समाजवादी थे,
उन्होंने 1898 ईस्वी में, आपको याद रखना है, 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कहा, ठीक है, कौन करते हैं? जो मार्क्स की विचारधारा पे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो जार था, जार किसको बोलते थे? रूस के जो राजा थे उसको जार बोला जाता था। जार ने सभी संगठन और पार्टियां यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारा है, पर अधिक पाबंदी लगाई, यानी कि बिना राजा के परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता था, यानी अधिक से अधिक पाबंदी लगा रखा था। कौन? जार ने। कहाँ के? रूस के जार ने। पाबंदी होने के बावजूद भी ये जो पार्टी है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इस पार्टी का अखबार निकलता रहा। उसमें मजदूरों के संगठन की बात की गई, लोग कैसे संगठन होंगे उनके विचार दिए गए, और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। किसमें? इस अखबार में बताया गए थे कहाँ कहाँ पे हड़ताल होगा, कहाँ पे कब आना है, नहीं आना है। इसके कारण ये अखबार चालू, मतलब कंटिन्यू रहा। हर एक पाबंदी आ रही, लेकिन इनके जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जो अखबार थे वो निकलते रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब एक तरफ वर्कर्स पार्टी जो है अपना पेपर निकाल रहा है, लोगों को संगठित कर रहा है, समय को संगठित कर रहा है। दूसरी ओर 19वीं सदी में के लास्ट तक रूस के ग्रामीण इलाके जो भी वहाँ के जो समाजवादी है वो काफ़ी एक्टिव हो चुके थे, सक्रिय हो चुके थे। सन 1900 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना किया। कहाँ के लोगों ने? रूस के ग्रामीण इलाके के जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी का स्थापना करते हैं, उस पार्टी का स्थापना करते हैं। और इनका बहुत सारा मांग होता था, जिसमें दो मेन मांग था कि किसानों के अधिक से अधिक, किसानों के लिए जो अभी अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे थे कि किसानों के जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। यानी कि किसानों के अधिकार का मतलब क्या है? उनका जो उचित मूल्य है, जो वो उपजाते हैं, उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए, अधिकतम प्राइस में सरकार इसे ले, बिजली कर माफ़ कर दे, पानी सिंचाई का एक साधन दे। इनके लिए ये संघर्ष करना शुरू कर दिया। जो सामंत हुआ करते थे, ठीक है, उनके कब्जे वाले जमीन जो वो किसान को सौंपने की बात करते थे। सामंत यानी कि जो राजा था वो बहुत सारे सामंत बनाए हुए थे, बहुत से एरिया में किसी एक को दे दिया था कि आप यहाँ से कर वसूलो और हमें दो, उसका आपको सिर्फ उस जमीन पे करना है। ठीक है, शासन करना और कर वसूलना है। तो इनका मानना था कि ये सामंत के जो भी कब्जे वाली जमीन है वो किसानों को दे दी जाए। ठीक है, अब आते हैं व्लादिमीर लेनिन। अब इसमें एक और भूमिका आता है, जो ब्लेस्विक खेमे के होते हैं, ये हेड। ठीक है, इनका मानना होता है कि किसानों में एकजुटता बिल्कुल नहीं है। इनका मानना होता है कि इस किसान में कुछ लोग पुअर फैमिली से आते हैं, कुछ अमीर फैमिली से आते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो नौकरों से खेती करवाते हैं, यानी जो पूंजीपति किसान है। यानी कि जो यूनिटी है किसान में वो नहीं देखने को मिलता है। तो लेनिन का कहना था कि जार शासित जो राज्य हैं, जो रूसी साम्राज्य हैं, यहाँ पे दमनकारी शासन जो राज की है, किसका? जार की है। समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित हो और इसके जो भी सदस्य हैं उस पर उनका नियंत्रण, यानी किसी एक के हाथ में उसका पावर हो। किसी भी संगठन के लिए ये, अगर इस दमनकारी शासित जार को हटाना है, उसके लिए एक समाज में पार्टी बनानी पड़ेगी जिसमें अत्यंत अनुशासित सदस्य होने चाहिए और सदस्यों की संख्या व स्तर पे एक नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी इसका जो बागडोर संभाले उसके अकॉर्डिंग ये चले। दूसरी ओर क्या होता है वो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। दूसरे खेमे में क्या होता है? दूसरे खेमे, एक खेमा था बोल्शेविक का, जो व्लादिमीर लेनिन होते हैं। एक है मेंशेविक का। इनका मानना था कि जो भी पार्टी है इनमें सभी सदस्यों की भागीदारी समान होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 2.4 उतल पुतल का समय, 1905 की क्रांति। इसको हम लोग सही से समझेंगे, धीरे धीरे आगे हम 1916 तक चलेंगे। ठीक है, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। क्यों? क्योंकि इस समय जो मूलभूत चीजें थी उसकी कीमतों में इजाफा होने लगा, कीमत आसमान छू रही थी, और जो वेतन थे मजदूरों के उसमें डिक्रीज हो रहा था। वो जो वेतन था, सैलरी था, वो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है,
इन सभी देखो कि यहाँ कीमत भी बढ़ रहा है और वेतन भी कम हो रहा है, तो लोग कैसे परचेज करें, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा भुखमरी उत्पन्न हो गया था। ठीक है, मजदूरों के संगठनों में विरोध के लिए सदस्यता में वृद्धि होने लगा। जिस तरह आपको मैंने बताया कि कीमतें में वृद्धि होने लगी, वास्तविक जो वेतन थे उनमें डिक्रीज होने लगा, उसमें डिक्रीजमेंट होने लगा। ठीक है, पैसे कटने लगे सैलरी के। अब जो भी हलचल पैदा हो गया था भुखमरी से, अब जितने भी मजदूर थे, वो संगठन था जो भी मजदूर का, उनमें सदस्य की संख्या बढ़ने लगी। अब देखते हैं आगे। 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जो रूसी श्रमिक सभा का नाम है, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इसके 4 सदस्य को इस वर्कर्स आयरन वर्कर्स से निकाल दिया गया। ये फैक्ट्री है एक, प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स, यहां से 4 असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके उपरांत क्या होता है, जितने भी इसमें वर्कर्स होते हैं सब यूनिटी बना के एक जगह होते हैं और आंदोलन छेड़ने की बात करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि हम इस कंपनी के विरोध आवाज उठाएंगे, हमारे श्रमिकों के प्रति गलत हो रहा है, इन्हें गलत तरीके से निकाला जा रहा है। जो भी आवाज उठाते थे उनको निकाल दिया जाता था। इसके कारण आज पुनः अगर जब 4 सदस्य निकाले गए तो सारे मजदूर इकट्ठा होकर आंदोलन छेड़ने की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट पीटर्सबर्ग में किसान हड़ताल पे बैठ जाता है। जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां पे 1,10,000 इससे भी ज्यादा किसान जो है हड़ताल पे बैठ जाता है और अपनी मांगे उठाते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो मजदूर के क्या मांग होते हैं। मजदूर के मांग होते हैं कि जो मजदूरी के काम है, मजदूरों के जो काम के घंटे हैं उसको कम करो, एक निश्चित करो और निश्चित समय के अकॉर्डिंग निश्चित वेतन दो। ठीक है, और वेतन में वृद्धि करो ताकि हम जो भी फ्यूचर है हमारा उसको अच्छी तरह संवार सके और डेवलप कर सके। सिर्फ कमाने और खाने से नहीं होगा, हमें कुछ शेष बचना भी चाहिए ताकि हम अपने स्टाइल को, लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सके, कार्य स्थितियों में सुधार हो। ठीक है, अब देखो इसमें एक टॉपिक आता है खूनी रविवार, इसको पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा लिखा है ताकि आपको अगर 3-4 नंबर में पूछे तो आसानी से आप बता पाओगे। अब देखो ये खूनी रविवार जो है एक यूनिटी बनाकर, श्रमिक के यूनिटी बनाकर, पादरी गोपिन के नेतृत्व में एक श्रमिक का संगठन, किसान मजदूर का एक जुलूस, सेंट पीटर्सबर्ग से स्थित जो एक विंटर प्लेस है जहां पे जार रहता था, जार का महल है, वहां उस और बढ़ रही थी रोटी दो के नारे के साथ। क्योंकि आपको पता है, मैंने जस्ट पीछे बताया है कि जो चीजें हैं, जो रोजाना की चीजें हैं उसमें वृद्धि हो रही थी, इजाफा हो रही थी, लेकिन वेतन घट रही थी। तो लोग इकट्ठा होके जुलूस निकाले और सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जहाँ पे विंटर प्लेस है वहाँ पे राजा रहता था, इस जुलूस को उधर की ओर जा रहे थे। ठीक है, किधर की ओर, विंटर प्लेस की ओर। रोटी दो के नारा के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से निकोलस के जो पुलिसकर्मी है निहत्थे पे गोली चलाना प्रारंभ कर देते हैं और इसमें बहुत सारी जान जाती है, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। और इस दिन ये जो घटना है ये रविवार के दिन हुआ था, 22 जनवरी 1905 को। यह रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार बोलते हैं। जहाँ पे गोलियां चली थी वहाँ की जमीन खून से नहला गया था। आप इतना ही जान लो, अगर 200 आदमी या 100 आदमी का ब्लड वहाँ गिरता है, 200 आदमी या 100 आदमी का को गोली लगती है, वहाँ मरते हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं, 1000, 5000, 10,000 लोग जख्मी होते हैं, तो आप समझ सकते हो उस जगह की क्या स्थिति होगी, जैसे कि जालियांवाला कांड। तो इस दिन क्या था, रविवार का दिन था, इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है खूनी रविवार क्या था और ये कब हुआ था। ठीक है, अब ये घटना जो हुई, असंतुष्टि के कारण लोग में असंतुष्टि फैलने लगी कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे जनता के साथ गलत कर रही है। तो इस घटना से असंतुष्ट होकर देश में विभिन्न जगहों पे हड़तालें होना शुरू हो गई और नागरिक जो है अपने स्वतंत्रता के अभाव के कारण, स्वतंत्रता के अभाव के कारण लोग विरोध करना शुरू कर दिए और देश के कोने कोने में नजर आए विरोध करते हुए कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, राजा क्रूरता पूर्वक हमारे बीच पेश आ रहा है। ठीक है, इसके विरोध में हड़तालें शुरू हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में था, ये आपको ही पता है।
यह दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था। अब देखो ये जितने भी कंट्री आपको दिख रहे हैं ये सभी यूरोपीय हैं, ठीक है, आप चेक कर लेना। जर्मन पहले खेमा में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जो कंटिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, और ये तुर्की। एक तरफ दूसरी तरफ थी फ्रांस और ब्रिटेन और रूस। यहाँ से सुनिश्चित होता है कि इनके जो भी जनता है इन जनताओं से, इनके सरकारों से नाखुश होगी, क्योंकि दोनों दुश्मन हैं आपस में, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो पहले और दूसरे खेमे में जितने भी देश हैं, ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, सभी के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य था। इसका मतलब है कि रूस का सिर्फ शासन रूस में ही नहीं था, पूरे विश्व के अन्य जगहों पे भी इसका थोड़ा बहुत शासन था। तो अगर मान लो कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की अगर रूस के विरुद्ध में है तो सिर्फ रूस पे ही कब्जा करना नहीं चाहेगा, पर चाहेगा इसके छोटे हिस्से जो भी हैं उस पर मैं कब्जा करूं। तो इसीलिए यह यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर का भी एक युद्ध था और बाहर भी ये युद्ध फैला हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। शुरुआत में रूसी जनता जो थी वो जार के साथ था और समर्थन भी करता था, लेकिन क्या हुआ ना, कुछ समय बाद जो जन समर्थन है वो गिरने लगा, मिलना बंद हो गया। ठीक है, क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये था कि जार जो है ड्यूमा का एस्टेब्लिशमेंट करता है, आपको पता होगा, अगर नहीं देखें तो पिछले वीडियो में आप जाके देख लें। ड्यूमा का गठन करता है और ड्यूमा में जो भी मुख्य पार्टियां होती है उनका सलाह लिया करता था पहले। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब जनता विरोध करने लगी तो ये ड्यूमा में मौजूद जो मुख्य पार्टियां हैं उनसे सलाह लेना बंद कर दिया। अब सलाह लेना अगर बंद कर दिया तो लोग में असंतुष्टि आई और इनका जो लोकप्रियता थी जार की वो धीरे धीरे घटने लगी। ठीक है, क्योंकि वहां के जो आम जनता थे उनका विरोध करता था। अब लोगों के बीच, अब देखो रूस से अगर जर्मनी को लड़ाई है तो कहीं ना कहीं जर्मनी के विरुद्ध हमारा भावना विरोधी भावना होगा। जिस तरह हम पाकिस्तान और भारत में कभी कभी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के विरुद्ध हमारा एक दुश्मन पूर्वक कह सकते हो भाईचारा नहीं होगा वो। ठीक है, कभी अगर लड़ाई होता है तो हम भाईचारा की तरह नहीं निभाते हैं, सामने वाला हमें दुश्मन लगता है। ठीक है, लेकिन पूरा कंट्री दुश्मन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी लोग अच्छे लोग हैं, यहाँ भी अच्छे हैं तो वहाँ भी अच्छे हैं। ये सरकार राजनीति करने के कारण हर एक चीज़ होता है। सेम बड़ा टॉपिक नहीं करेंगे, बात को छोड़ो यहीं पे। तो लोगों के बीच क्या होता है ना, जर्मनी विरोधी भावनाएं बढ़ने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग होता है ये एक जर्मन नाम है, ये जर्मन शब्द है, इसका नाम बदल कर ये पेत्रोगाद रख दिया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या किया जाता है, पेत्रोगाद रख दिया जाता है। लोग अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से नहीं पुकारते थे, नहीं जानते थे, अब इसे पेत्रोगाद के नाम से जानते थे और पुकारते थे। अब देखो ड्यूमा को कैंसिल कर दिया वहां की पार्टियों से जो भी मुख्य पार्टी थी उनसे कोई राय विचार नहीं लेती जार। अब लोगों में असंतुष्टि फैलने लगा, लोग इनका विरोध करने लगा और जोर से विरोध करने लगा, क्योंकि वहां पे पहले तो चीजें की दाम जो है बढ़ोतरी कर रही थी, वेतन कम हो रहा था। ठीक है, युद्ध की भावनाएं चल रही थी। अब लोगों में जर्मन विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी रूसों के लोगों के साथ। अब ये जो जरीना थी जार की पत्नी, ठीक है, जार की जो पत्नी थी ये भी एक जर्मन थी, आपको मैंने बताया था। और इसके साथ जो आया था रासपुतीन, ये भी जर्मन था। तो इससे जर्मन मूल के होने के कारण जो राजशाही की लोकप्रियता थी और लोकप्रियता में बदलने लगी। मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया है। जरीना का जर्मन मूल का होना और उसके सलाहकार रासपुतीन का होना भी राजशाही को और लोकप्रियता बना दिया। ठीक है, गलत नहीं, मैंने समझाया कुछ और लिखा कुछ और है, आप सही से लिख लेना। ठीक है, यानी जो जरीना और रासपुतीन था इसके शासनकाल में जार निकोलस द्वितीय, क्योंकि ये पत्नी थी और इसके साथ ही आया था रासपुतीन और ये दोनों में कनेक्शन था। ठीक है, और रासपुतीन को भगवान मानते थे कौन, जार। इनके पास दिव्य शक्ति होने की बात कही जाती थी। अब क्या हुआ, ये दोनों जर्मन होने के कारण लोग विरोध करना शुरू कर दिए। अब और भी राजशाही जो था उसकी लोकप्रियता और लोकप्रियता में बदलने लगा। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया
में जो रूस सेना थी उसको पराजय हासिल करना पड़ा और पराजय झेल नहीं पाई। अब 1917 तक 70 लाख लोग से अधिक मारे जा चुके थे। अब देखो यहाँ पे रूस है, अगर रूस आगे बढ़ा है अपने कंट्री से आगे, यहाँ पे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही इसको हार झेलने पड़ा। अब ये ऑस्ट्रेलिया इसको पीछे खदेड़ना शुरू करती है। अब ये जो रूस है अपने कंट्री में पीछे की ओर भागते हुए जितने भी फसल और इमारतें सबको काटना तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता और पीछे की ओर भागना स्टार्ट कर देता। क्यों? ताकि ये जो है इसके देश में कहीं पे रुक ना सके, जासूसी ना कर सके, ठीक है। अब इसे काटने पीटने और फसल नष्ट करने इमारतें को तोड़ने के कारण क्या होता है, 30 लोग से 30 लाख होगा यहाँ पे, ठीक है। चेक कर लेना अपने बुक में, नोटबुक में, सॉरी एनसीईआरटी में। 30 लाख लोग से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गया। शरणार्थी का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि कहीं पे हम बसे हुए हैं, ठीक है। मान लो बहुत एक गांव बसा हुआ है, यहाँ पे मान लो कि नीचे में कुछ स्रोत मिल जाता है कि यहाँ पे सोना है, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे आ जाती है और इसको कहीं और शिफ्ट होने के लिए कहता है। ये बेबस होकर बेचारा कहाँ दूसरे और टेंट पंडा लगा के या किसी दूसरे के सहारा से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। या मान लो कि कहीं पे पुल है, ठीक है। अब यहाँ पे गांव है पुल के बगल में, यहाँ पे कहता है सरकार हम फैक्ट्री खोलेंगे, आप लोग कहीं और चले जाओ, ठीक है। इसको शिफ्ट करता है तो ये दूसरी तरफ शरण ले लेते हैं, कहीं और जाके शरण लेते हैं, इसको शरणार्थी बोलते हैं। तो 30 लाख लोग से अधिक जब इमारतें और फसलें नष्ट हुई तो लोग शरणार्थी बन के दूसरी जगह चले गए, ठीक है। अब युद्ध से उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो एक पॉइंट इसके लिए भी है कि जो बाहर से मिलने वाले आपूर्ति थी वो बंद हो गई। उद्योग कहाँ चलती है, कच्चे माल पे चलती है। कच्चे माल जब तक बाहर से नहीं आएंगे तब तक कैसे उद्योग चलेगी। पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि जो उद्योग था बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था रूस में। एक तो रूस के पास बहुत कम उद्योग थी, दूसरी ओर की जो आपूर्ति जहाँ दूसरे ओर से आती थी कहीं और से आती थी, यानी कि बाल्टिक समुद्र के जरिए जब आती थी इस रास्ते से विदेशी माल आती थी कहाँ, रूस के उद्योगों में। लेकिन क्या हुआ ना कि जर्मन यहाँ पे कब्जा कर लेता है, कहाँ पे, बाल्टिक समुद्र पे। जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पे जर्मन कब्जा कर चुके थे। अब सामान आए तो भी आए कैसे, और भी इसमें जो चीजें हैं डेली नीड की चीजें, खाने पीने की ब्रेड है, जो आटा है, जो भी है वो उसके दाम में और भी आकाशवाणी पटना धरने लगा, ठीक है। चलते हैं आगे। बस ये लास्ट पॉइंट है। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। क्यों टूटने लगी? क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं होती, टूटना जायज था, क्योंकि ये क्रांति में भिड़े हुए थे रूस, तो टूटना ये जायज था। और जो भी दुश्मन थे वो भी इस पे लगे हुए थे, ठीक है। छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगे। क्यों नहीं वर्कशॉप ठप होंगे? क्योंकि जब उद्योग में कुछ बन ही नहीं रहा है तो वर्कशॉप कैसे चलेंगे। ज्यादातर अनाज सैनिक मोर्चे, जो सैनिक मोर्चा था जहाँ पे सैनिक काम कर रहा था वहां पे भेजा जाता था। तो अनाज अगर सैनिक मोर्चा पे ही भेजा था, क्योंकि फसल तो नष्ट कर दिया गया था जब रूसी क्रांति पीछे, रूस सैनिक पीछे हो रही थी, तो अब फसल आया कहाँ? जो चीज बचा हुआ था वो भी सैनिक को भेज दिया था, तो जनता क्या खाएगी। इससे और जो असंतुष्टि थी और भी फैलने लगा। शहरों में रहने वाले लोग के लिए रोटी और आटे की भी किल्लत पैदा हो गई, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना। 1916 के सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। क्यों नहीं दंगे होंगे? जहां पे लाख लोग होंगे वहां पे 10 रोटी होगी तो दंगा तो होना निश्चित है। जहां पे गरीबी होगी वहां पे चोरी होना निश्चित है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत ज्यादा चोरी हुई है। बाइक, बैंक, किसी का कुछ लूट लिया गया, किसी का कुछ लूट लिया गया, किसी का गाड़ी लूट गया, क्योंकि वो गरीबी थी उस समय। अभी भी गरीबी है, अभी भी चोरी होती है, अभी भी कहाँ नहीं होती चोरी, कहाँ पे डकैती नहीं होती, कहाँ पे चोरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह गरीबी का रीजन था। इसी तरह अगर 1000 लोग हैं, यहाँ पे 2 रोटी हैं, तो क्या होगा? वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा इस रोटी को पाने के लिए। यही कारण था, क्योंकि अनाज कम हो रहे थे, औद्योगिक सामान नहीं आए थे, तो अनाज कहाँ से होंगे, फसल नष्ट कर दिया गया था। इन सभी कारणों से दुकान में जो अक्सर दंगे हो जाते थे, और दंगे होने के कारण अधिकतर दुकान बंद कर दिया जाता था, ठीक है। वीडियो यहीं पे खत्म होता है आपका। नेक्स्ट में अब हम लोग युद्ध करेंगे। युद्ध तो थोड़ा बहुत हो गया था 1905 में, थोड़ा बहुत धीरे धीरे हुआ बहुत कुछ,
संगठन युद्ध किए, हड़ताल किए, बैठक किए, विरोध किए, ठीक है, नाम चेंज कर दिए सेंट पीटर्सबर्ग को, ठीक है। अब हम लोग मेनली चलेंगे 1917 में अगले वीडियो के साथ, लेकिन आप जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन के बारे में नहीं बताया था, कहाँ से ये बताया था। तो आपको बताना ये कहाँ से थे। एंड लुई ब्लॉन्क, ये कहाँ से थे ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये समाजवादी जो थे ये कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार को मानते थे। तो आपको बताना है कि उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन कहाँ से थे और लुई ब्लॉन्क कहाँ के थे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसी लगी ये अवश्य हमारे वीडियो में बताना, ताकि हम वीडियो आपको कंटिन्यू देते रहे वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन डालें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।